हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और अब तक आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। ठीक है, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं वातावरण। ठीक है, का प्रभाव। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब तक जो 2 चैप्टर हो चुके हैं उसकी जो PDF है बेटा वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। क्लास के बाद ही आपको, थ्योरी के बाद ही आपको क्या मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएगी। अभी बहुत लंबा समय है जिससे कि आपको सारे क्लास थ्योरी में दे पाऊंगा। बाकी आप लोग धैर्य बना के रखिए। आज जो है मैथ की क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और जो EVS है उसमें भी आपकी टाइपिंग चल रही है कंटेंट की, तो उसकी क्लास भी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। इसमें हम वंशानुक्रम कवर करेंगे और वंशानुक्रम के प्रमुख नियम और वंशानुक्रम के कुछ अन्य नियम पढ़ेंगे। वातावरण को कंप्लीट करेंगे और वातावरण के कुछ सिद्धांत हैं जिसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वंशानुक्रम के बारे में। ठीक, देख लेते हैं एक बार वंशानुक्रम से जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। CTET हो गया आपका, टेट हो गया या सुपर टेट हो गया या DSSB हो गया आपका, जो भी आपके टीचिंग वाले एग्जाम है और जिसमें भी ये चैप्टर इंक्लूड है, तो वंशानुक्रम से जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किससे होता है, पिता से होता है। ठीक है, बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है बेटा, पिता से होता है। क्यों होता है, क्योंकि पिता में जो होता है XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो माता होती हैं उनमें X और Y क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जब पिता का X और मादा का X मिलता है तो क्या होता है, बेटा होता है, और जब X और Y मिलता है तब क्या होती है, बेटी होती है, यानी कि लड़की होती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है, पिता से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका कि पिता के जो 23वां जो गुणसूत्र होता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो पिता का जो 23वां गुणसूत्र होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, वही 23वां गुणसूत्र जिसे मैंने अभी क्या बोला, XX बोला है और XY बोला है। ठीक है बेटा, इसी से ही निर्धारण होता है लिंग गुणसूत्र की, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट वही हैं। बाकी गुणों के भाग क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। गुणों के भाग जीन्स या पितरैक होते हैं। अब जीन्स होते क्या हैं बेटा, जीन्स को इस तरीके से समझ सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्णांतता और हीमोफीलिया कैसी बीमारियां हैं, जन्मजात बीमारियां। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं आपके कि हीमोफीलिया क्या है या जन्मजात क्या है, वर्णांतता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वर्णांतता का रोगी है वो कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता, सीधा सीधा पूछ लेता है, हरे रंग की और लाल रंग की क्या है, पहचान नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया को राजघरानों की क्या कहा जाता है, बीमारी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गए आपके, नहीं हुए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको दूसरे तरीके से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जो पहली महिला थी, ठीक है, किसकी, हीमोफीलिया की वो पहली भाग कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, ये जो बीमारी थी ब्लड क्लॉट की थी। ठीक है, रुकता नहीं था, एक बार ब्लड जब चलना शुरू हो जाता था तो रुकता नहीं था। ठीक है, उसके बाद अनुवांशिके का जनक पूछ लेता है कभी कभी कि अनुवांशिके का जनक कौन है, तो मेंटल को अनुवांशिके का जनक कहा जाता है। विकासवाद का जनक पूछ लेता है तो किसे कहा जाता है, लेमार्क को कहा जाता है। मेंटल और लेमार्क को और फ्रांसिस गाल्टन को, इसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नीचे पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद सुजनन शास्त्र का जनक फ्रांसिस गाल्टन साहब को कहा जाता है। ठीक, अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माता को 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने में संतान में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, डाउन सिंड्रोम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर पिता द्वारा एक अतिरिक्त X गुणसूत्र प्राप्त हो जाए तो जो होने वाले बालक शिशु होता है उसमें क्या हो जाता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। यहाँ पे लाया जाता मिसप्रिंट हो गई है बेटा। ठीक है, पाया जाता है। उसके बाद अगर बालिका शिशु, ये वाला पॉइंट जो वाला था ये वाला बालक के लिए था। अब अगर बालिका शिशु की बात करें तो बालिका शिशु में महिलाओं के अगर गुणों का अभाव पाया जाएगा अगर उसे XO गुणसूत्र क्या हो, जोड़ा मिल जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई लड़की है
उसमें एक्सो गुणसूत्रों का जोड़ा अतिरिक्त मिल गया, तो उसमें क्या है, जो महिलाओं की जो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ से मुराद कहने का मतलब ये है, जो महिलाओं की जो भी पर्सनैलिटी जो उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता आ जाएगी। जैसे आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसे हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर मेन है आपका, उसका जो है निचोड़ वंशानुक्रम के प्रमुख नियम हैं आपके। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट थे पॉइंट, सीधे सीधे मिल जाते हैं, इसलिए वो मैंने कवर कर दिया वहाँ पर। पहला पॉइंट है प्रत्यागमन का सिद्धांत। अब प्रत्यागमन का मतलब क्या होता है, एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये मेंटल के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, अर्थात कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाली क्या होती है, पैदा होती है। तो ठीक है, उसके 3 नियम थे। पहला नियम क्या था, उन्होंने क्या किया मेंटल ने कि चूहों पर क्या किया, परीक्षण किया। उन्होंने पहले क्या किया, पहले वाइट और वाइट 2 चूहे लिए और उन्होंने मीट करवाया। मीट कराने के बाद क्या मिला हमें, जिससे हमें ये पता चला, जो हमें प्रोडक्ट मिला वो हमें वाइट ही चूहा मिला। ठीक, दूसरा नियम उनका ये था कि उन्होंने अब की क्या करा, ब्लैक और ब्लैक ले लिया चूहा और उससे पता चला उसे ब्लैक ही चूहा मिला। लेकिन तीसरा चौंकाने वाला ये था, क्या नहीं सॉरी, ये पहला ही है पूरा आपका। एक बार वाइट वाइट लिया तब वाइट मिला, ब्लैक ब्लैक लिया तब ब्लैक मिला। एक बार उन्होंने क्या किया, एक वाइट लिया और एक ब्लैक लिया, तो उन्होंने सोचा जब मैंने एक वाइट और एक ब्लैक लिया है, इससे क्या होगा कि कभी अल्टरनेट ऑर्डर में मिल सकते हैं, यानी कि या तो ब्लैक वाइट मिलेगा या ब्लैक मिलेगा, यानी कि चितकबरा मिलेगा। तो हुआ ये कि उन्हें कौन सा मिला, ब्लैक ही मिला। ठीक है, यानी कि ब्लैक मिला। अब उन्होंने क्या किया कि तीसरा जो उनका नियम था, ये दूसरा था फिलहाल, जो दूसरा था उन्होंने अब क्या किया, अब उन्होंने क्या लिया, वाइट लिया। क्या लिया, वाइट। और जो प्रोडक्ट में हमें मिला था चूहा, उसका ब्लैक लिया, ना कि हाइब्रिड वाला ब्लैक लिया, ना कि ये वाला ब्लैक लिया। ठीक है, तो ये वाला ब्लैक लिया और अब जो हुआ वो चौंका दिया, अब हमें मिला वाइट। यानी कि जो तीसरा नियम ये कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो संतान होती है माता पिता के क्या होती है, विपरीत गुणों वाली पैदा होती है। ये लैमार्क के 3 नियम थे, सॉरी मेंटल के 3 नियम थे आपके। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट, उसके बाद है अर्जित गुणों का वितरण का नियम। ये किसने दिया, लैमार्क ने दिया। लैमार्क का ये सिद्धांत है, इन्होंने वातावरण द्वारा अर्जित गुण जो थे अगली पीढ़ी को जीन्स के माध्यम से वितरित होते हैं। अब जो अर्जित गुणों का नियम है, ये वंशानुक्रम में भी आता है और आपका वातावरण में भी आता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये प्रयोग किया था, ये किस पर किया था बेटा, जिराफ पर किया था। किस पर किया था, जिराफ पर किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो जिराफ की गर्दन थी वो पहले से ऐसी नहीं थी, मतलब वो धीरे धीरे क्या हुई हुई, ऊपर हुई हुई है। कैसी हुई हुई, उन्होंने बहुत करोड़ों साल पहले ये सोचा होगा। तो लैमार्क का मानना था कि जो जिराफ की गर्दन है वो पैदाइशी नहीं थी, यानी कि उन्होंने कहा कि जिराफ की गर्दन नॉर्मल ही थी। ठीक है, क्योंकि खाने की ज़रूरत में जो पेड़ ऊंचे होते थे, ठीक है, तो जो पेड़ ऊंचे होते थे वो, यानी कि ऐसा होता होगा कि पेड़ ऊंचे होते होंगे, खाने की भूख में जो भूख उन्हें लगती होगी तो पैर उठा के इस तरीके से वो खाते होंगे। इस तरीके से क्या हुआ, हल्के 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 गर्दन उनकी ऊंची होती चली गई और गर्दन का ऊंची होना उनके जीन्स में शामिल हो गया। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी थी उनकी गर्दन भी कैसी होने लगी, ऊंची उठी भी होने लगी। ठीक है, ये अर्जित गुणों का वितरण का नियम है। यही आपका वंशानुक्रम में भी, वो वातावरण में भी देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, फिर है आपका जैव सांख्यिकी का नियम। जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया बेटा, जैव सांख्यिकी का नियम आपका फ्रांसिस गाल्टन साहब ने दिया। उन्होंने कहा, उनके अनुसार क्या था, उन्होंने कहा कि जो गुणों की प्राप्ति होती है वो किस तरीके से होती है। उन्होंने कहा जो गुणों की प्राप्ति होती है वो संतान में, वो माता पिता से तो 1/2 होती है। ठीक है, दादा दादी से 1/4 होती है, परदादा परदादी से 1/8 होती है, तथा अन्य या शेष पूर्वजों से कितनी होती है, 1/16 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हेडिंग थी आपकी, जो मैंने अभी सिलेबस बताया था आपको इस चैप्टर का, वंशानुक्रम टॉपिक बताए थे, सॉरी सिलेबस बोल रहे हो। वंशानुक्रम के कुछ अन्य नियम हैं, जैसे कि विषमता का नियम है। विषमता का नियम बेटा क्या कहता है कि बालक के जो सभी गुण होते हैं माता पिता से क्या है, नहीं मिलते हैं। कुछ मिसप्रिंट हो गई है, माता पिता से नहीं आते हैं, यहाँ पे होगा आते हैं। ठीक है, विषमता का नियम क्या कहता है, जो बालक के सभी गुण होते हैं माता पिता से नहीं आते हैं। ठीक, जैसे
जो दूसरा नियम है बेटा वो भी यही है, चयनित गुणों का नियम, चयनित होकर, यानी कि माता पिता के जो सभी गुण होते हैं बच्चे को प्राप्त नहीं होते, ये आपका तीसरा नियम कहता है। जबकि संयोग का नियम ये कहता है आपका कि बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है मतलब वो पहले से ही निश्चित नहीं होता है, ये संयोग पर निर्भर करता है कि क्या होगा, यानी कि एक्स एक्स मिलेगा या एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। तो वंशानुक्रम को आज हम ये पे रोकते हैं, कल से जो है हम वातावरण को करेंगे कवर। ठीक है।